जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल से जब से अपनी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड का ऐलान किया है, उस वक्त से बहस मुबाहिसा पाकिस्तान में क्रिकेट के हलकों में जारी है। क्या वाक़तन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का ऐलान किया है वो मेरिट पर पूरा उतरती है और उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आती हैं जिसको तसलसल कहा जाता है सिलेक्शन की पॉलिसी में, या फिर जैसा देश वैसा भेस वाला मामला वहाँ पर नज़र आता है, या फिर कहीं ना कहीं मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और एक मरतबा से फिर 2023 के वर्ल्ड कप, 2024 के T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के तरीक़ाकार को दोहराया गया है 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। शकील खान खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। किस तरह से देखते हैं ये जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है? देखिए, अब स्क्वाड का ऐलान हो गया तो हमें इस टीम को पहली बार सपोर्ट करना चाहिए जैसे भी है, क्योंकि अब यही स्क्वाड ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में हमें खेलता हुआ नजर आएगा। जैसे आपने सिलेक्शन कमेटी में तसलसल की बात की है, तसलसल अगर आप पीछे जितनी सीरीज़ उठा के देख लें, 24, 23, 22, 21 तक आप जाके देख लें तो कहीं पे आपको तसलसल नज़र नहीं आता। आप जिन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आपके वो खिलाड़ी कहाँ पर हैं? आपने इतने अमाउंट लगाई है प्लेयर्स के ऊपर, कभी प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, कभी आप उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भेजते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, वो कहाँ पर हैं आपके प्लेयर्स? अगर आपने ये सिलेक्शन करनी थी, अब इस चैम्पियंस ट्रॉफी मेगा इवेंट है, आप प्लेयर्स को जब ट्रेन करते हैं आप किस चीज़ के लिए करते हैं कि कोई भी जो मेगा इवेंट आ रहा है हमने वहाँ पर अपने प्लेयर्स खिलाने हैं। और इस स्क्वाड में सिर्फ 6-7 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि फिंगर टिप्स के ऊपर है। बाबर, रिजवान, फ़खर, शाहीन, नसीम, हारिस, ये जितनी भी थे हमें अंदाज़ा था कि यही खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन नीचे कुछ 2-3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने मुझे भी शॉक किया। और जाहिर सी बात है आपने भी देखा है, आप भी एक अरसे से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं तो आप भी शायद शॉक हुए होंगे कि कुछ नाम ये क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए। मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं कि अब उस्मान खान है, आपने चले ठीक है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर लिया थोड़ा सा, अभी उन्होंने ODI का डेब्यू भी नहीं किया। अब अगर एक नए बिल्कुल इन एक्सपीरियंस स्क्वाड के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे तो फिर आपकी सिचुएशन, आपकी हालत वही होगी जो आप अभी T20 वर्ल्ड कप में आपके साथ हो चुकी है, जो आपके साथ भारत में ODI वर्ल्ड कप में हो चुकी थी। तो इट मीन्स कि हम अपने पिछली गलतियों से हमने सीखा नहीं है। तो मेरे ख्याल माजरत के साथ मुझे सिलेक्शन कमेटी के लिए इस तरह के अल्फाज अब तो मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये नाम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह के कि आप इतने इन एक्सपीरियंस स्क्वाड के साथ जाएंगे। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो आपके 15 नाम हैं उसमें से कौन सा प्लेयर इतना एक्सपीरियंस्ड है? बाबर, रिजवान, फ़खर या शाहीन, हारिस को निकाल के बाकी मेरे पास मैचेस हैं। सऊद शकील ने 15 मैचेस खेले हैं और सबसे मज़े की बात यह कि आखिरी जो उनका वनडे मैच था वो 2023 में खेला था, वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था मेरा ख्याल जो। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, आप सही करें। तो अब 2023 के बाद 2023 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 शुरू हो गया। इतने अरसा आपने उसको अपने, अगर वो आपके माइंड में था, अगर आपकी लूप पे था, तो आपने क्यों उसको टीम के साथ नहीं रखा? नीचे आ जाए, तैयब ताहिर सिर्फ 3 मैचेस खेला हुआ है ODI के और अभी रिसेंटली उन्होंने डेब्यू किया था, आपने उनको मौका नहीं दिया, आप उनको स्क्वाड में लेके आ गए। फ़हीम अशरफ ने आखिरी बार एशिया कप 2023 खेला हुआ था, अगर आपको याद है। उनका मेरे ख्याल सितंबर का मैच है कोई आखिरी, एग्जैक्टली, एशिया कप सितंबर में 2023 में था। हाँ, तो उसके बाद फ़हीम अशरफ ने क्या किया? आप कहते हैं ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि वहाँ पे जो प्लेयर परफॉर्म करेगा हम उनको उठा के टीम में लेकर आएंगे। इन प्लेयर्स के में जितने भी नाम हैं जो मैंने शुरुआत में 5, 6, 7 नाम गिनवा दिए थे, उनके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया? आपने सऊद को रखा, तैयब को रखा, फ़हीम अशरफ को रखा है ना, इन्होंने डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस दी है? अगर आपने मेरिट पे सिलेक्शन करनी ही थी तो आप मुझे बताइए कि आपके डोमेस्टिक में वो कहाँ खेले, कितने रन्स किए, कितने विकेट लिए हैं, कितने कैचेस पकड़े, क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं? अगर सिलेक्शन कमेटी के पास इस बात का जवाब है, अगर मेरिट के ऊपर है, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि आपने चलें जहाँ से भी उठा के लेके आपने टीम बना ली है, लेकिन मेरिट कहाँ पर है यहाँ पे? नीचे आते हैं खुशदिल शाह, अपना आखिरी मैच 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं। इन 2-3 सालों में अगर आपने खुशदिल को टीम में लाना था तो आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? आगे चलते हैं, सलमान अली आगा चलें, आपके टीम के साथ रेगुलर मेंबर हैं, तीनों फॉर्मेट के अंदर आपने उनको खिलाया हुआ है। उस्मान का मैंने बताया कि डेब्यू है, फिर इब्रार, शाहीन, हारिस हैं। अब जिन प्लेयर्स पे आपने इन्वेस्ट किया, इफ्तिखार अहमद को आपने साथ रखा, अब्बास अफरीदी को आपने साथ रखा, आमिर जमाल को आपने साथ रखा, उनका क्या कसूर था? इरफान खान नियाजी का भी नाम इसमें आता है जो कि आप पिछले 1-2 सालों से मुसलसल उन्हें खिलाते रहे हैं। तो उन प्लेयर्स का क्या कसूर था? आपने बग़ैर कोई नोटिस दिए
बग़ैर उनको एतमाद में लिए, ये वर्ड जो मैं कह रहा हूँ ना कि एतमाद में लिए, क्योंकि आगे इसके आउटकम्स आने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। देखिए आप साहब, हमारे कुछ प्लेयर इस वक्त BPL खेल रहे थे, आप उनको वापस बुलाते हैं कि आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं। प्लान आपका चैंपियंस ट्रॉफी है ना, इससे बड़ा इवेंट तो कोई भी नहीं है जो आपका प्लान आगे आने वाला है, जहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप उन्हें बुलाते हैं, वापस लेके आते हैं, आप हमारे प्लान का हिस्सा है, आप उनको स्क्वाड से बाहर कर देते हैं। उनका BPL गया, उनके पैसे चलें, ठीक है, पैसे का तो नुकसान इतना बड़ा नहीं है, उसको मैं नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना खेलने का नुकसान उनके लिए सबसे बड़ा है। और आज वो जिस बात के ऊपर ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, मैं उनका नाम अब आप ज़ाहिर सी बात नहीं ले रहा, कुछ चीज़ें पर्दे में रहने चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि वो उनका वो खुद ही अब 2-3 दिनों के अंदर ना वो खुद आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा कि अगर आपने किसी प्लेयर को अपने प्लान में नहीं रखना, वो 1 साल का हो, वो 6 महीने का हो, या अपकमिंग 2-3 सीरीज़ के लिए आपके, अब सपोज़ आप मेरे प्लान में नहीं है अगले 2-3 सीरीज़ के लिए, तो मैं आपसे क्लियर कट बता दूं कि हाफिज़ साहब, नेक्स्ट मेरी जो 3 सीरीज़ आ रही हैं, आप मेरे प्लान में शामिल नहीं है, आपकी ये इंप्रूवमेंट होने वाली है। आपकी बैटिंग टेक्निक ठीक नहीं है, आपकी बॉलिंग फिटनेस जो भी व्हाटएवर आपका मसाइल है, आप क्लियर कर दें प्लेयर के ऊपर, ताकि वो उस चीज़ के ऊपर काम करे। अब आपके पास ऑलराउंडर कौन है? आप सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, इंडिया 3-4 स्पिनर के साथ आ रहा है, आप पेसर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर आपका सपोज अल्लाह ना करे स्पिनर इब्रार अहमद आगे पीछे हो जाता है, आपके पास और पीछे क्या ऑप्शन है? आप खुशदिल को रेगुलर यूज़ करेंगे और सलमान अली आगा को करेंगे, तो ये भी हमें चीज़ें साथ साथ देखनी चाहिए। हसनैन अभी सिर्फ चैंपियंस कप में उन्होंने परफॉर्म किया तलाश फैसलाबाद में, और उसकी बेस के ऊपर आप लेके आ गए थे, एक अरसे से वो इंजरी के मसाइल का शिकार थे, नो डाउट कि अच्छा है, लेकिन आपके पास मज़ीद क्या ऑप्शन हो सकती थी? आपने शादाब को टीम से बाहर किया हुआ, आपने एक अरसा उनको लेके आ गए, सीनियर प्लेयर था। अगर आपने एक्सपीरियंस के साथ जाना था तो मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद की जगह बनती है। अगर सीनियर के साथ जाना था, अपने एक्सपीरियंस के साथ जाना था, 38 के एवरेज से खेले हैं, फॉर्म, अब नेक्स्ट वही बात है कि सिलेक्शन कमेटी आपको कहेगी कि भाई वो तो फॉर्म ही नहीं है। अच्छा खान साहब, एक और आपको लगता है कि कहीं ये भी बातें हो रही हैं कि अभी तब्दीली हो सकती है? जी अभी दिन हैं पाकिस्तान के पास, 12 तक सर वक्त है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जहाँ तक मैंने पूछा है कि यार अभी आप लोगों ने जो स्क्वाड फाइनल किया है वो ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलेगी वही स्क्वाड, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आपने प्रेस रिलीज़ जारी की हुई है। तो क्या आया हमें ऐसा कुछ नज़र आने वाला है अगले कमिंग डेज़ में कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे तो हमें पता चल जाए नहीं यार ये इसको तो हमें बिठा देना चाहिए और इसने परफॉर्म नहीं किया और फिर हम स्क्वाड में तब्दीली कर लें? क्योंकि 12 तक तो हम कर सकते हैं, 11:59 तक हम रात तक हम कर सकते हैं स्क्वाड में विदाउट ICC को बताए हुए हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं होने वाली। जो स्क्वाड इस वक्त अनाउंस हो चुका हुआ है सेम आप इसी स्क्वाड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, इसी स्क्वाड के साथ, इसी स्क्वाड के साथ कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अच्छा, ये जो अभी उन्होंने मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान किया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसमें? कौन सी चीज़ें ऐसी आपको ज़्यादा, मतलब फ़हीम अशरफ के बारे में उनकी सिलेक्शन खासी हैरान कुन है कि कुछ शायद कल अता और रहमान बता रहे थे कि 15-20 मिनट पहले तक, ऐलान से पहले तक तो वो नहीं, वो तो अचानक उनकी कहीं दाखिला हुआ है। आप सब डेफिनेटली हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, मैं किसी की ओपिनियन को डिनाई नहीं कर रहा, ज़ाहिर सी बात है हर किसी की अपनी अपनी मालूमात है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक हमने अपने इधर उधर घोड़े दौड़ाए थे कि भाई क्या क्या है, कौन होने वाला है, स्क्वाड में कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, कुछ के नाम तो हमें कन्फर्म थी। इवन मेरी भी कुछ प्लेयर्स के साथ बात हुई थी, वो कह रहे थे भाई मेरा नाम नहीं है। 2-3 से जो मेरी बात हुई थी जिनके नाम नहीं थे, मैं फिर भी अपनी तरफ से क्रॉस चेक कर रहा था तो उनके नहीं थे, तो वो तो सेटिस्फाइड थे। लेकिन 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सबने जो नाम चलाए थे अपने 15 जो मुमकिन स्क्वाड चलाया था उसमें 1-2 नाम थे हमारे कि यार ये खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन एंड वक्त के ऊपर फैसला नहीं हुआ। कल ये फैसला नहीं हुआ कि हम फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं, ये फैसला 3-4 दिन पहले हो चुका था। आपका ये मानना है कि ये सिलेक्शन कमेटी इसके ऊपर कायल थी पहले से ही? हाँ, उसका मेरा ख्याल अगला सवाल कर लें, क्योंकि अगर हम इस बात का जवाब दे देंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल पर्दे में रहनी चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी कायल थी नहीं थी, कौन फ़हीम अशरफ के नाम के ऊपर बज़िद था कि फ़हीम को खिलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी सामने आने वाली हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये चीज़ें पर्दे में रहेंगी, ये चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर अभी हमारे लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि एक मेगा इवेंट आ रहा है, और अगर हम इस वक्त टीम के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद कर लेंगे, अभी हालांकि इवेंट शुरू भी नहीं हुआ, अगर हम प्लेयर्स के ऊपर इतने तनकीद करेंगे तो मेरा ख्याल है वो बजा नहीं होगा। तो अच्छा खान साहब, जब हम देखते हैं इसको कि पाकिस्तान ने जो अपने मैचेस खेलने हैं, से अफ्रीकी सीरीज़ को एक साइड पर अगर एक तरफ रख दिया जाए, तो जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान ने
न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है, इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है और फिर मेरे ख्याल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलना है। तो इन तीनों टीमों को बिलखुसूस पहले 2 मैचेस का अगर हम जायज़ा लेते हैं, तो जब आप दोनों टीमों को आमने सामने रखते हैं, स्क्वाड्स दोनों के, न्यूजीलैंड भी आपके सामने है, फिर आपके सामने पाकिस्तान का स्क्वाड भी आपके सामने है, तो किस चीज़ का आपको फ़र्क नज़र आता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जब आप बात करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जब आप बात करते हैं? तो जो मुझे जिस चीज़ का डर लग रहा है ना, वो हमारा मिडिल ऑर्डर है। हमारे मिडिल ऑर्डर में नो डाउट कि हमने जो नाम डाले हैं, सऊद है, कामरान गुलाम है, खुशदिल है, रिजवान है, आगा है, लेकिन मुझे इस मिडिल ऑर्डर पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसीलिए आप साहब कि ये अभी फॉर्म में नहीं है सारे। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के तमाम तर लड़के जितने भी हैं ना, वो फॉर्म में आए हुए लड़के हैं, जो कि इन फॉर्म प्लेयर हैं, वो हमारे पास अभी खेलने के लिए आ रहे हैं। दुबई में हमने उनका मुकाबला करना है। आप न्यूजीलैंड को देख लें, अभी न्यूजीलैंड के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स फॉर्म में हैं। वो कि उनको अभी रिसेंटली कई सारे खिलाड़ियों को इंजरी मसाइल का सामना रहा है, लेकिन इतना नहीं है। अब बांग्लादेश ठीक है, बांग्लादेश का स्क्वाड भी कोई इतना नहीं है, उनके साथ भी सेम इशू है कि उनके पास भी एक्सपीरियंस की कमी है, जो कि हमारे स्क्वाड में जिस तरह से थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस स्क्वाड मुझे लग रहा है। गो कि ये नाम बड़े हैं, डोमेस्टिक खेलते रहे, सब कुछ खेलते रहे, लेकिन डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आते हैं तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर प्रेशर को हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। इंडिया के साथ मुकाबला हमारा टफ होगा, इंडिया की पूरी टीम इनफॉर्म है इस वक्त, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा ऐसा है कि हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसकी रीज़न ये कि सिर्फ ऐसे नहीं है कि प्लेयर्स वो वाले नहीं हैं, प्लेयर हैं ठीक ठाक हैं, लेकिन प्लेयर इन फॉर्म नहीं है। तो अगर हम फॉर्म वाले प्लेयर लेके चलते तो शायद मेरा ख्याल है कि वहाँ पर हम बचा सकते थे। अच्छा, आपके ख्याल में कौन सी सिलेक्शन ऐसी है जिसके ऊपर है, जिन 2-3 नामों पर हैरान है कि और आपके ख्याल में उनको होना चाहिए था? मतलब जैसे अबरार है, एक स्पिनर पाकिस्तान खिला रहा है, स्क्वाड में एक ही खिलाते कितने, क्योंकि वो खुशदिल शाह को भी बैसियत स्पिनर इस्तेमाल करेंगे साथ में, जो उनको शामिल किया गया है। सलमान अली आगा का भी नाम इसीलिए स्क्वाड में है कि वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। इससे पहले सुफियान मुकीम पाकिस्तान उनके साथ ट्रैवल कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे में और फिर साउथ अफ्रीका में भी। तो कौन से 2-3 नाम जो आपके ख्याल में, इरफान न्याजी थे जैसे, वो स्ट्राइकर्स कैंप का हिस्सा बन गए, वो वहाँ पर नहीं थे कि कोई क्रिकेट खेल रहे होते, तो आपके ख्याल में ये 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको तरजीह बुनियादों पर जिनका नाम आना चाहिए था स्क्वाड में? इरफान का आपने नाम लिया, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी कहते हैं कि यार हमें मौका ही कहाँ दिया गया। अगर आप एक प्लेयर को सपोज़ 20 ओवर में खिलाते हैं और आप उनको 15-16वें ओवर के बाद भेजते हैं ना, तो आप ये ना सोचिए कि मैंने प्लेयर को जज कर लिया उनकी बैटिंग के ऊपर कि कितना वो तेज़ खेलता है, कैसे खेलता हुआ है। तो ये जितने नाम लिए हैं, माजरत के साथ आपने आमिर को कहाँ पे खुल के मौका दिया है। अगर आप उनको टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने के लिए भेजेंगे तो आप आमिर से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार सेंचुरी करके बाहर आ जाए। अगर आप इरफान नियाजी को टेल एंडर के साथ भेजते हैं तो आप सेंचुरी की तो तवक्को ना करें कि वो मेरे लिए एक लंबी इनिंग्स खेल के बाहर आएगा। तो आप कम से कम अगर आपने प्लेयर खिलाने भी थे तो आप इनको पूरा मौका देते हैं। अगर आप उनको साथ लेके चल रहे थे तो आप उनको मौका दे देते पूरा। अगर आपने चलें, आप इरफान नियाजी को आपने बाहर बैठा दिया, आपने आमिर को बाहर बैठा दिया, जिस तरह से सुफियान को आपने बाहर बैठा दिया, आप कह रहे थे कि हमने सीनियर प्लेयर लेके आने हैं, तो फिर आपने एक्सपीरियंस प्लेयर ले आते। आप अगर लाना ही था आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर तो फिर आप शादाब को ले आते। आपका एक्सपीरियंस प्लेयर तो है, बड़े इवेंट खेला हुआ है, आपके चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुका हुआ है, आपके वर्ल्ड कप कई खेल चुका हुआ है, आपके T20 वर्ल्ड कप खेल चुका हुआ है, आपका बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, फील्डिंग कर लेता है, अच्छी कर लेता है, तो आप उनको फिर बाहर ले आते, अपना टीम के अंदर ले आते। अगर आपने इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये टीम नहीं, हमने पूरा एक तजुर्बा किया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जैसे हम कोई जिम्बाब्वे या आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार चलें इनको खिला देते हैं और हम देख लेते हैं कि यार कौन अच्छा खेल रहा है कौन, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने अपने प्लान में किसको कैरी ऑन करना है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हम चीज़ें लैग कर रहे हैं कि अगर हमने अब देखें फ़हीम को अगर आपने खिलाया किस बेस के ऊपर खिलाया, क्या वो जो अभी रिसेंटली BPL के अंदर परफॉर्म करके आया? चलें आप माना कि आपने लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने फ़हीम को ले लिया, तो ये T20 तो नहीं है, तो ODI का वर्ल्ड कप है। यहाँ तक तो हमें समझ आ जाता है कि अगर T20 का वर्ल्ड कप आ रहा होता तो हम कहते हैं कि यार फ़हीम की फॉर्म वापस आ गई है, तो फ़हीम ने लीग में अच्छा परफॉर्म किया तो हम फ़हीम को ले आते हैं, ठीक है। लेकिन ये T20 तो नहीं है, तो ODI का वर्ल्ड कप है। तो कहाँ है सिलेक्शन कमेटी ने किस बेस के ऊपर रखा है? मुझे अगर फ़हीम की पेस कोई 150 प्लस होती और बैटिंग भी अच्छी करता तो हम कहते हैं यार फ़हीम का कम से कम ये तो आ जाए ना कि वो एक पेसर की कमी पूरी कर सकता है हमारे पास। तो वो वाली चीज़ भी नहीं थी और उसके बावजूद इस तरह का, तो इस चीज़ के ऊपर जाहिर सी बात है हमें भी कई सारे हम भी शॉक्ड हुए थे फ़हीम की सिलेक्शन के ऊपर स्पेशली, और ख़ुद शायद सिलेक्शन कमेटी के पास भी खुल के इसका जवाब ना हो। और क्योंकि इसीलिए आप देखें कि उन्होंने टीम जो है हमारी प्रेस रिलीज़ के थ्रू अनाउंस हुई है।